हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आई एग्जाम बी के एग्रीबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हाउ टू टारगेट आईबीपीएस एएफओ 2021। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टारगेट और हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल द एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर हम आईबीपीएस एएफओ या एक एग्जाम को फोकस करते रहते हैं, कई बार हमको बाकी एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सारी एक क्यूमुलेटिव अप्रोच या फिर एक हम होलिस्टिक अप्रोच लेके चलें कि सो दैट कि एक एग्जाम को हम ऐसे प्रिपेयर करें या एक कॉमन प्रिपरेशन अप्रोच हो कि जितने भी हमारे एग्जाम साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाए। तो दोस्तों, अभी आज हम डिस्कस करेंगे विद द टारगेट आईबीपीएस एएफओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एडीओ। वाई दीज थ्री एग्जामिनेशन? क्योंकि हम सभी को पता है कि आईबीपीएस एएफओ हर साल दिसंबर के महीने में ही होता है और अभी उसका कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा आपने देखा होगा आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ का अभी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, तो सिमिलरली उनके साथ ही इसका भी आता है एसओ का, तो ये आएगा ही रेगुलरली, ये एग्जाम होता है। देन जो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, इसका फॉर्म भी फिल हो चुका है, एडीओ का और स्पेशली हरियाणा एडीओ का। एंड हरियाणा एडीओ में इस बार बहुत सारी पोस्ट आई हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन आप उसको कह सकते हैं और जिसमें एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार काफी सारे बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। ओके, तो और ऐसे ही न सिर्फ हरियाणा बल्कि जितने हर स्टेट्स के हैं, हर स्टेट अपना ऐसे ही एग्जाम कंडक्ट कराता रहता है फॉर द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। आपको कैसे प्रिपेयर करना है सो दैट कि आपके सारे एग्जाम एक साथ प्रिपेयर हो, कहीं कोई स्टूडेंट को ये ना लगे कि आईबीपीएस एएफओ मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं तो यार ये जो पब्लिक कमीशन या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन होते हैं इसके लिए मैं रेडी नहीं हूं। कई बार ये हमने अपने मन में माना होता है और ऐसा कुछ होता नहीं है। ये आपने आई थिंक सभी ने महसूस किया होगा जब आपने यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन दिया, तो आपने देखा कि वही चीजें हैं, वही पढ़ना है, बस ये क्या है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। वो क्या चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। आईबीपीएस एएफओ का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इन दोनों का आ गया है। अब हम देखेंगे कि हम इनको साइमल्टेनियसली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा कि पिरामिड हमेशा नीचे क्या होता है, ब्रॉड, और ऊपर क्या होता है, बिल्कुल नैरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये तीनों एग्जाम्स को अरेंज किया है। आईबीपीएस एएफओ को सबसे नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि आईबीपीएस एएफओ जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रॉड कवरेज करता है। इसमें क्यूआरई, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद आप देखोगे मेंस में एग्रीकल्चर, और ना सिर्फ एग्रीकल्चर प्लस एलाइड साइंसेस प्लस उसके साथ करंट पार्ट जो हमारा डायनेमिक एग्रीकल्चर होता है वो भी, जिसमें डेटा स्कीम्स ये सारी चीजें होती हैं वो इसमें पूछी जाती हैं। उसके साथ इसमें इंटरव्यू, तो ये तीन चीज इसमें होती है। आप अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखोगे इसमें केवल आपकी एग्रीकल्चर नॉलेज है जो आपने पिछले 4 साल में पढ़ी बीएससी एग्रीकल्चर के टाइम पे, और उसके साथ आपका इंटरव्यू है। और भी इसमें कुछ अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 क्वेश्चन केवल एग्रीकल्चर के हैं, वेटेज 60% है, 40% वेटेज किसका है, इंटरव्यू का। अभी कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और इससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट का, हरियाणा एडीओ का। तो हरियाणा एडीओ में क्या है कि अभी कोई भी सिलेबस नहीं पता है, एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं पता है, कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी नहीं पता है, हमको कुछ भी नहीं पता है अभी इसके बारे में। बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन हम हरियाणा एडीओ के लिए तो नहीं कर सकते हैं, बट एक जो पैटर्न होता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में वो हम थोड़ा सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशन होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो एमपी हो चाहे उत्तराखंड हो, अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले उत्तराखंड के लिए ये था, तो वहां पे ना कभी भी बहुत जल्द ज्यादा सिलेबस ऐसे कोई बताया नहीं जाता है। जनरली एक एग्जाम का पैटर्न होता है जिसमें बताया जाता है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के और कहां से होंगे। तो हरियाणा एडीओ या फिर किसी भी स्टेट का अगर एडीओ है, एडीओ होता है, एचईओ पोस्ट होती है, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो उसमें क्या होता है कि एक तो एग्रीकल्चर आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो पूछी जाती है, उसके साथ कुछ पार्ट जीए का होता है पर्टिकुलर स्टेट से। जैसे आपने अभी देखा यूपी पीसीएस में था कि यूपी पीसीएस में जो एग्रीकल्चर की पोस्ट थी उसमें एग्रीकल्चर था और उसके साथ ही साथ यूपी का जीए उसमें पूछा गया था। सिमिलरली अदर स्टेट्स के लिए भी होता है, तो हरियाणा का भी इसी कह सकते हैं कि पैटर्न में होना चाहिए मोर और लेस। बहुत ज्यादा अगर आप प्रेडिक्शन नहीं भी करते हैं तब भी आपको इतना तो कंफर्म है कि एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए तो एग्रीकल्चर तो उसमें आना ही आना है। ओके, तो आपको एग्रीकल्चर तो आपको हर हालत में ही पढ़ना है। और आज के टाइम पे अगर आप एग्जामिनेशन पैटर्न को देखो तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर और जो बेसिक एग्रीकल्चर या कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर होता था ना उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो आपको क्रॉप प्रोडक्शन या फिर पर्टिकुलर क्रॉप के सोइंग टाइम, सीड रेट, स्पेसिंग, इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते जो हम लोग जनरली पढ़ा करते थे।
आज के टाइम पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसके साथ साथ अलाइड पार्ट। अब अलाइड पार्ट की इतनी बड़ी लिस्ट है कि उसमें कोई अंत नहीं है। अलाइड पार्ट फूड टेक्नोलॉजी भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, फिशरीज भी है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही सब पार्ट्स हैं, उसके बाद एग्री इंजीनियरिंग है, तो इतना सारा सब पार्ट होता है, फॉरेस्ट्री भी आ जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी आ जाता है, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हमको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको ये सारी चीजें पता भी है ना, और आप ये सोचो कि नहीं ठीक है सब कुछ हमें पता है, और हम जब IBPS AFO का एग्जाम होगा, डेट आएगी, उससे 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई अच्छी तैयारी करता है, और जो पहले से तैयारी करते हैं वो डेफिनेटली एक बेनिफिट होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज अच्छा कर सकते हैं, लास्ट टाइम पे आप सारे कंसेप्ट बना लेंगे। ऐसा किसी के लिए पॉसिबल नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जितना जल्दी आप समझेंगे उतनी जल्दी आपकी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। अब एग्जाम्स को अप्रोच कैसे करें, ठीक है, अभी हमने बात की कि हम सिर्फ एक एग्जाम को फोकस नहीं कर रहे, हम एग्रीकल्चर के सारे एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं। इस बीच में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो मैंने जो डाली थी टारगेट IBPS AFO, तो उसमें भी काफी सारी क्वेरीज थी, मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको सभी को उसके आंसर करूं, तो जितना मैं कर पाया मैंने आंसर किया था। आप अभी लाइव चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। देन QRE जो सबसे बड़ा चीज होता है, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स काफी इसमें डरते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एंड आई थिंक अभी अब क्योंकि पहले से तो ये बिल्कुल न्यू था हमारे टाइम में, मैं आपको सच बताऊं ये बिल्कुल ज्यादा न्यू था। आज के टाइम पे तो फिर भी आप लोग थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ हमको बाहर अगर एग्जाम्स फाइट करने हैं तो हम इस टाइप का करेंगे। पहले से क्या होता था ना कि ओरिएंटेशन ऐसा होता था कि आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर वाले एग्जाम्स में ही जाएंगे, एंड वहां पे एग्रीकल्चर ही पूछा जाएगा, दैट्स ऑल। या पहले तो आपको पता ही है कि 2011 तक कैंपस प्लेसमेंट होते थे, बैंक्स में भी जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो भी कैंपस प्लेसमेंट करता था, तो ये सारी चीजों की नौबत नहीं आती थी। 2011 से जब IBPS आया तब से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, और स्टार्टिंग में भी कट ऑफ बहुत कम रहती थी, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता था। अभी आप देखो कट ऑफ भी हमारी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हर एग्जाम में पैटर्न लगभग यही होता है कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश पूछा ही जाता है। अगेन क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश अगर आप देखो तो जो बच्चे SSC के लिए प्रिपेयर करते हैं, IBPS नॉर्मल PO क्लियर के लिए तैयार करते हैं, तो उनकी बहुत अच्छी होती है डेफिनेटली उनका, क्योंकि तैयारी का तरीका ही वही होता है। एग्रीकल्चर में ऐसा जनरली नहीं होता, हम लोग JRF या फिर MBA या फिर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम QRE पढ़ेंगे। तो बट आपको आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि लगभग सभी एग्जाम, चाहे नाबार्ड है, चाहे AFO है, चाहे कोई भी एग्जाम है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एक एसेंशियल पार्ट बनता जा रहा है। तो मैंने ये देखा है कि जब भी कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट होता है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम QRE में, रीजनिंग तो हर कोई समझ जाता है, ठीक है, आप वो समझ ही जाते हैं, इनइक्वालिटीज भी समझ जाते हैं, डायरेक्शन सेंस, ये सारी चीजें समझ जाते हैं। क्वांट्स में एक दिक्कत आती है, और दूसरी दिक्कत आती है इंग्लिश में। ये मोर और लेस सभी के साथ होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो उसको इंग्लिश में नहीं आएगी। इसके पीछे क्या है ना कि ये तीनों चीजें, इसके लिए कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों ने अपने मन में एक बहुत बड़ा भ्रम बनाया होता है कि मैथ्स जिसकी है या जिसने 12th तक मैथ्स पढ़ी है उसका क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या होता है ना, ये जो भ्रम है, मतलब ये बेसिकली आपके माइंड की क्रिएटिविटी है, और या फिर एनवायरमेंटल आपको बना दिया गया। जब हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली, कि जिसकी मैथ्स है उसकी क्वांट्स उसको इजीली समझ आ जाएगी या वो कर लेगा। अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है कि जिसकी मैथ्स होती है 12th तक, वो तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मेरे को तो आ ही जाना है, तो मैंने तो ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात हो गई कि उसने मान लिया है कि उससे हो जाएगा, है ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली बात हो गई, तो वो तो पहले ही जीत गया। अब जिसकी मैथ्स नहीं थी वो यहीं पे डर जाता है, या जो हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट था या जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, वो सोचता है यार मेरी तो ना हिंदी ना इंग्लिश थी ना क्वांट्स थी, तो मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, है ना। तो ये सभी के साथ होता है, हर टाइम पे होता है, हमारे टाइम पे भी होता था। मेरी तो मैथ्स बायोलॉजी थी 12th में, तो मुझे तो लगता था कि ठीक है मेरे लिए तो दोनों ही चीज अच्छी हो गई, बट ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं। क्वांट्स के टॉपिक आप लोगों ने देखे ही होंगे, रीजनिंग के भी देखे होंगे, तो उसमें कोई ऐसी 11th या 12th की मैथ्स की जरूरत नहीं होती है। ये ना तो कोई कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आप 11th 12th की मैथ्स देखोगे उसमें कोई कैलकुलेशन की स्पीड की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि 11th 12th की जो मैथ्स होती है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेस्ड होती है, उसका कोई कोरिलेशन है ही नहीं यहाँ पे। इवन जो प्रोबेबिलिटी भी आप पढ़ते हो वो भी जो हम 12th में पढ़ते हैं वो ऐसी नहीं होती है। तो ये चीजें अगर आपके मन में है तो इसको निकाल दो, जितना जल्दी निकालोगे उतना ज्यादा आगे जा पाओगे। होता क्या है ना कि देखो, जैसे आप सभी को पता है कि आपके मोबाइल में आप जितना ज्यादा फिल कर दोगे, जितनी ज्यादा आप एप्स डाल दोगे, जितना ज्यादा कंटेंट डाल दोगे,
आपका मोबाइल उतना ही धीरे चलेगा। तो अपने मन में जितने डाउट डाल दोगे, जितनी सारी चीजें इधर उधर से सारी फीड कर दोगे ना, आप उतना ही धीरे या फिर उतना ही माइंड आपका ना संकुचित होता जाएगा, वो नैरो होता जाएगा। तो सारी चीजें हटाओ और फ्रीली सोचो और फ्रीली आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें मन से निकाल दीजिए। मन से जिस दिन निकाल देंगे उस दिन से सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मन में ये भ्रम बैठा रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी, ये आपको मान के चलना है। एग्रीकल्चर, देखिए ये भी तो एक मन की बात है ना, कि आपको पता है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आपका एग्रीकल्चर स्ट्रांग है, ये आपको कॉन्फिडेंस होता है। ये कॉन्फिडेंस किसी एक ने तो नहीं बनाया, ये आपने खुद क्रिएट किया है। तो सिमिलर केस होता है बाकी इसके साथ भी। तो अगर आप ये दोनों चीज कर पाते हैं तो आप कोई भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस क्रैक करने के लिए या फिर प्रिपेयर करने के लिए रेडी रहते हैं। देन अगर हम स्पेसिफिकली आईबीपीएस एएफओ की बात करें पैटर्न की, तो आपको पता है प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चंस क्वांट्स के, 15 रीजनिंग के एंड 50 इंग्लिश के। इनके मार्क्स भी 50-50 एंड इसमें 25 मार्क्स की मार्किंग होती है, तो जो टोटल मार्क्स होता है वो 125 होता है। मेंस की अगर आप बात करो तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स के ही होते हैं। इंटरव्यू 20 मार्क्स का होता है, 80:20 का वेटेज होता है। अभी तक जो है इंटरव्यू का वेटेज कम है एज कंपेयर टू आप कह सकते हैं जो आज के टाइम पे बाकी एग्जामिनेशन इस साल जितने भी आए हैं सब में इंटरव्यू का वेटेज बड़ा है। तो मे भी ये हो सकता है कि इस बार आईबीपीएस एएफओ भी कोई चेंजेस कर दे, तो वो सारी चीजें भी आपको सोचते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। मे भी हो सकता है कि इंटरव्यू का वेटेज बढ़ जाए। अभी हम आगे देखते हैं, फिर लास्ट में एक साथ एनालिसिस करेंगे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक सरकारी बैंक है, मे भी प्राइवेटाइज हो जाए क्योंकि उसका नेम जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं इस साल डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आता है, गवर्नमेंट ने कहा है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम केवल 4 पीएसयूज रखेंगे। और आपको पता हो तो भी हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आते हैं तो केवल 4 पीएसयूज ही रहने, मतलब 4 बैंक ही रहने, बाकी या तो मर्ज होंगे या तो प्राइवेटाइज होंगे या तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कहती है। देन राइट जो इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पेपर का जो पैटर्न है रिटर्न है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। इंटरव्यू जो हमारा वो 100 मार्क्स का और उसका वेटेज कितना है 40%। तो 40% सिर्फ हमारा वेटेज है यहाँ पे, और इसका कितना वेटेज है 60%। 60% वेटेज है, इसका 40% वेटेज है। आप ये देखो कि इंटरव्यू का वेटेज इंक्रीज हो गया, नियरली आप कह सकते हो 50-50 भी है। तो ऐसा आईबीपीएस एएफओ में भी हो सकता है कि आज के टाइम पे मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा हमको डायनामिक होना पड़ता है। अगर कोई बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो उसको इंटरव्यू में दिक्कत आती है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि हम लोग रिटर्न वाला पार्ट कर लेंगे, इंटरव्यू में हमको बहुत डर लगती है, बाकी में हम अच्छा कर लेंगे। तो वो वाला भी आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको डायनामिक होना ही पड़ेगा। देन हरियाणा एडीओ, तो इसके बारे में जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि सब कुछ अभी येट टू बी रिलीज्ड है, सिलेबस नहीं पता है, पेपर पैटर्न नहीं पता है, बहुत सारी उसमें चीजें हमको अभी भी नहीं पता है। अगर आप एलिजिबिलिटी की ही बात करें उसमें तो बीएससी ऑनर्स लिखा है, जिसको अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है कि उसका क्या मतलब है। क्योंकि आपने देखा है कि कई अच्छी यूनिवर्सिटी भी, जैसे हमारी ही जहाँ से हमने किया है बीएससी एग्रीकल्चर जीबी पंत यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे भी ऑनर्स की कोई डिग्री नहीं दी जाती है, बीएससी एग्रीकल्चर ही डिग्री दी जाती है। पहले दी जाती थी, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स। और अभी उसमें क्या होता है, अगर किसी का 7.75 से ज्यादा जीपीए है तो उसको डिस्टिंक्शन दिया जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर विद डिस्टिंक्शन। तो ये वाला चीज, अब डिस्टिंक्शन को ऑनर्स लिखते हैं तो वो अलग बात है, बट वहां पे क्या है उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है, वो आगे देंगे ही। तो उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम 3 एग्जाम्स को भी देखते हैं तो मैंने आपको बताया पैटर्न क्या चीज है और फोकस आपका किस चीज पे होना चाहिए। तो आईबीपीएस एएफओ में अगर आप देखो तो आपका फोकस प्रीलिम्स एंड मेंस में होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या है आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी आप यहाँ पे जा सकते हैं, और मेंस तो आपको करना ही है क्योंकि 80% वेटेज है इसका, है ना, मार्क्स आपके यहीं से आने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो दोनों लगभग बराबर ही है, 50-50 आप मान सकते हो कि 60:40 का रेशियो है, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देन एडीओ के लिए तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का अभी पैटर्न पता नहीं है तो बहुत ज्यादा फोकस अगर आप एग्रीकल्चर में ही करते हुए चलते हैं तो आपको बाकी एग्जाम्स और इसकी डेफिनेटली हेल्प इसमें होती है। देन सबसे बड़ी चीज आती है कि हम अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले क्या होता है ना, हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपने एग्जाम्स को। जैसे होता है ना कि मतलब अगर आप कहीं दूर घूमने जा रहे हैं तो आप मम्मी ने बीच में बोल दिया कि बेटा वो सब्जी भी ले आना, पापा ने बोल दिया कि ये भी ले आना, तो आप ये सोचते हो कि ठीक है मैं वहां जाऊंगा तो मैं बीच में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये कर लूंगा। तो सेम चीज आपको एग्जाम्स के साथ भी करना है।
ऐसा नहीं है कि केवल एक एग्जाम को फोकस कर लिया, बस लगे हैं उसी के पीछे, बाकी सब नहीं मैं दाएं बाएं भी नहीं देखूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे टाइम पे भी हमारे टीचर ने भी हमें बताया था कि बेटा अगर बस नंबर 72 का ही इंतजार करते रहे और पता चला बस नंबर 72 आई नहीं तो आपकी तो बस ही छूट जाएगी, आप तो रोड में ही खड़े रह जाएंगे। तो सिमिलरली आपको भी अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है कि आपने ऐसा नहीं करना कि केवल एक एग्जाम को ही नहीं देखना है, आपको फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम को फोकस नहीं करना है, आपको अपनी नॉलेज को फोकस करना है, उसको करते जाना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमने कॉमन क्या चीज देखी, क्यूआरई प्लस एग्रीकल्चर, तो आप रेगुलरली इसको पढ़ते रहिए और एग्जाम आपके अपने आप कवर हो जाएंगे। और होता क्या है कि अभी आपका ये है डेट, आपकी किसी भी एग्जाम की पता नहीं, मान लीजिए आपको पता चला कि 20 दिन बाद आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र होने वाला है, मान लीजिए, ठीक है, अभी पता नहीं है डेट, तो 20 दिन बाद अगर होने वाला है तो आप 20 दिन फिर इसमें फोकस कर सकते हैं कि ठीक है मैं एग्रीकल्चर अभी इसमें ज्यादा फोकस कर लेता हूँ। 24 घंटे तो आप फिर भी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, तो आप थोड़ा बहुत टाइम अपना इधर उधर बांट सकते हैं, मैक्सिमम टाइम इसको दे सकते हैं। इस टाइप की अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आपको फायदा होगा। देन साथ ही साथ प्रिपेयर करें एग्जाम्स को, जैसा मैं अभी तक कहते हुए आ रहा हूं कि सिर्फ एक एग्जाम को लेके ना चले, साथ में बहुत सारे एग्जाम्स की मतलब कॉमन प्रिपरेशन है तो कॉमन प्रिपरेशन देखें, हर एग्जाम्स को देखें, ऐसा पहले से ही मन ना बना ले कि नहीं हो पाएगा टाइप। देन स्वॉट एनालिसिस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जितना जल्दी पहचानेंगे उतना ज्यादा अच्छा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, और आपकी जो वीकनेस है क्या आप उस पर काम कर रहे हो, या सिर्फ इनइक्वालिटी आती है तो बस मैं इनइक्वालिटी ही करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीआई आती है क्वांट्स में तो डीआई ही करता रहूंगा, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर नहीं अर्थमेटिक तो नहीं हो पाता, इतना सारा कुछ है, क्या क्या याद करेंगे, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये वो सो, तो वो सारे तो एक्सक्यूज ही है, उसमें जब नहीं करना तो फिर वो एक्सक्यूज ही है। पढ़ने का तो कोई भी कारण नहीं होता, नहीं पढ़ने के हजारों रीजन आपको मिल जाएंगे, है ना, वो होता ही है। तो ये सारे स्ट्रेंथ पे काम करना ही है, वीकनेस पे काम करना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करने के बाद उस पर काम करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आज इसे तैयार करना शुरू करें, तैयारी आपकी हमेशा होनी चाहिए, ये नहीं कि जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन आएगा मैं उसी दिन तैयार करूंगा, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन अभी भी आ गए हैं तो ये सब आपको पता ही होगा कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आ गया, अभी भी आप लोग सोचते हैं कि जिस दिन डेट आएगी उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे, उस दिन हम एक दो बुक खोलेंगे, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, बात खत्म, है ना, पर ऐसा होता नहीं है, वहीं पे आपको दिक्कत होती है। और फिर होता क्या ना, उस एग्जाम के बाद हम सोचते हैं यार मैंने पढ़ लिया होता तो अच्छा होता, और वो बात भी हम 2 दिन में भूल जाते हैं, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम पहले थे। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। और एक चीज है कि स्टिक टू वन रिलायबल सोर्स, थोड़ा सा ये आप समझिए आज के टाइम पे डिजिटल होने से मतलब गूगल के आने से हमको बहुत फायदा हुआ कि हमको रियल टाइम में काफी सारी चीजें पता चल जाती हैं, बट उसमें अगेन एक रिलायबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप सभी को पता है गूगल पे हम हर चीज सर्च करते हैं तो हर चीज ऑथेंटिक होती है, हमको ऐसा पता नहीं होता, है ना। जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कुछ भी फॉरवर्ड हो जाता है, कुछ भी मतलब फेक न्यूज आज के टाइम पे इसीलिए है, तो फेक न्यूज के साथ साथ हमारे पास हो सकता है कुछ ऐसी चीज फ्लो हो रही हो जो कि आउटडेटेड हो गई हो, है ना। जैसे अगर फूड ग्रेन एडवांस की ही बात करो तो अगस्त तक 4th एडवांस एस्टिमेट लेटेस्ट था लास्ट ईयर का, अभी इस साल का 2021-22 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आ गया है ना। तो आपको एक तो सोर्स आपका रिलायबल होना चाहिए और बहुत ज्यादा डिफरेंट डाइवर्स सोर्स नहीं होने चाहिए, है ना। एक चीज को आपको पकड़ के लेके चलो तो वो आपको जरूर पार करा देगी, बहुत सारी चीजों को पकड़ के लेके चलोगे तो वो आपको दिक्कत हो सकती है, अगेन वो डिपेंड करता है सारी चीजों में। बुक सोर्स मस्ट बी ऑथेंटिक। देखो बुक्स जो है या जो हमारा पढ़ाई का सोर्स है वो एक अच्छा होना चाहिए। हम कहते हैं ना कि बुक्स होने को सारी बुक्स अच्छी होती हैं, है ना, बुक्स तो सारी अच्छी हैं, कंटेंट जहाँ भी लिखा है वो अच्छा है, बट अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि हम डायनामिक आज के टाइम पे रहते हैं, जो पहले टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपने देखा होगा ना, जो रेलवे एसएससी में आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन वैसे अब नहीं पूछे जाते हैं, वो कुछ 4 टाइप के डायग्राम बने रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा ऑड वन आउट, तो अब नहीं आता ऐसा। अगर आप पता चला आप ये वाली बुक उठा के ये पढ़ रहे हैं तो फिर आपके किसी फायदे का नहीं है। तो सिमिलरली आपकी बुक एक तो बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए और जो रीसेंट पैटर्न होता है, चेंजिंग पैटर्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अच्छी बुक्स होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी एक ऐसी रैंडमली बुक उठा के लाओगे तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट क्योंकि कोई अच्छी बुक्स होती हैं जो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें प्रॉपर प्रूफ रीडिंग्स होती हैं, अच्छी बुक होती हैं और वो कॉमनली एक्सेप्टेड होती हैं और वो आपको पता चली जाएगा जब आपके दोस्त लोग भी उसके बारे में बात करते हैं। तो वैसी बुक्स जो होती है वो आप डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि अगर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी बुक है। कि इसमें कोई इश्यूज होता है तो हमको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि इसमें ये इशू है, या तो वो पब्लिशर खुद क्लैरिफाई कर देते हैं।
हालांकि तो बट ये है कि अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ना, वन रिलायबल सोर्स। अभी देखो सॉइल साइंस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, एनसी ब्रेडी है अपने आप में इतनी मोटी बुक है, ISSS की इतनी बुक है, आपको बहुत छोटी बुक्स भी मिल जाएंगी। अब आप सारी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, आप कहोगे मैं एक छोटी बुक से शुरू करूंगा, फिर मैं एनसी ब्रेडी पढ़ूंगा, फिर मैं ISSS पढ़ूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। जो सॉइल साइंस में MSc PhD करोगे वो भी नहीं पढ़ते इतना, तो है ना, तो वो आप भी नहीं कर सकते। तो कोई एक बुक लीजिए, उसको उस पर पूरा भरोसा करके उसको पढ़िए, बस उससे ही काम हो जाएगा। तो मैंने आपको देखो इसमें मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने डिवाइड किया, बट अगर आप सबसे ज्यादा पोर्शन देखोगे तो वो किसका है, रिवीजन का। बुक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, बुक्स आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 2015 का एडिशन पढ़ रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी काफी चीजें चेंज होती रहती हैं, आप सभी को पता है। सोर्सेज आपके अच्छे होने चाहिए, सोर्सेज में आती हैं बुक्स, तो बुक्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, रीसेंट होनी चाहिए। डेटा पता चला कि किसी में 2019 का डेटा रेफर किया गया तो अगेन वो पुराना हो जाता है। टीचर की अगर बात की जाए तो टीचर हमेशा हमारे अकॉर्डिंग, मतलब जिसकी बातें हमें पूरी अच्छे से समझ आती हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। होता था ना कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई टीचर ऐसा होता है कि उसकी क्लास में पता ही नहीं चलता कि उसने कुछ पढ़ाया, ऐसा लगता है अभी तो नॉर्मल डिस्कशन चल रहा था, और कई टीचर की क्लास हमको लगता है यार कब खत्म होगी। तो अगेन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है, कौन सा टीचर अच्छा नहीं लगता। जहां पे आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़िए, वो आपकी अपनी चीज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगेन मैं इसमें भी कहूंगा बहुत डाइवर्स नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत रिसोर्सेज हैं, आप कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, सारे रिसोर्सेज अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, बट वो आपको सिलेक्शन करना है और ये आपको देखना है कि किससे आपको अच्छे समझ आ रहा है, कौन सा बहुत ज्यादा अपडेटेड है। सारी चीजों में सबसे बड़ा क्या चीज है, रिविजन। आपने बहुत सोर्स इकट्ठा कर लिया, आपने बहुत बुक इकट्ठा कर ली, बहुत सारे टीचर से पढ़ लिया, आप उसको रिवाइज मत करो, सब बर्बाद है। बहुत अच्छी बुक से भी पढ़ लोगे, रिवाइज नहीं करोगे, याद नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं। टीचर ने पढ़ाया था, आपको ध्यान आएगा कि टीचर ने पढ़ाया था, पर टीचर ने क्या बोला था, ये बोला था कि ये बोला था, फिर वो दिक्कत हो जाती है ना। तो ये रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिविजन आपको करना है। बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात की जाए तो कंसेप्चुअल बुक, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल सॉइल साइंस के ही लिए ही बता रहा हूं कि आप एनसी ब्रेडी पढ़ रहे हैं, ISSS की बुक पढ़ रहे हैं, या फिर कोई और बुक पढ़ रहे हैं SRF JRF टाइप प्रिपरेशन वाली, तो वो कैसी बुक्स होती है, कंसेप्चुअल बुक। तो आपको कंसेप्चुअल बुक्स भी पढ़नी है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर देखो कभी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है या फिर आप इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कभी वन लाइनर वहां पे हेल्प नहीं करेंगे। वहां पे आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इंटरव्यू में ये नहीं पूछा जाएगा बीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। वो यही पूछेंगे कि बीटी का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों बीटी इतना इश्यू है, क्यों नहीं बीटी कॉटन के अलावा बाकी क्रॉप्स में बीटी क्यों नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें पता होनी चाहिए। तो कंसेप्चुअल बुक्स पढ़ना भी जरूरी है स्टार्टिंग से ही। अभी से मान लीजिए आपका एग्जाम AFO का जनवरी एंड में होना है, और अभी से आप केवल ऐसी समरी वाली बुक्स पढ़ेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। कंसेप्ट वाली बुक्स पढ़िए, कंसेप्ट बनेंगे, फीलिंग भी अच्छी आएगी, मन भी करेगा पढ़ने का। रिवीजन बुक्स तो आप सभी को पता है, रिवीजन बुक्स हम सबको पता है, अरुण कात्यायन एक बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्ट्स के लिए भी अच्छी है, बट अगेन उसमें सॉइल साइंस और इकोनॉमी के ही कंसेप्ट दिए, बाकी बहुत ज्यादा कंसेप्ट उसमें नहीं दिए हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के। ऑल्दो फिर भी अच्छी है, एक समरी टाइप या फिर एक थॉरो पढ़ने के लिए बुक अच्छी है। देन नेमराज सुंडा बुक है, RK शर्मा बुक है, वो रिवीजन के लिए बेस्ट बुक्स हैं। बट अगेन अभी से आप जनवरी के एंड के एग्जाम होने के लिए सिर्फ ये बुक्स पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। डाइवर्स आप एक और बुक, मतलब जो अच्छी कंसेप्चुअल बुक है वो जरूर पढ़े। तो कंसेप्चुअल बुक प्लस रिवीजन बुक दोनों होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये रिवीजन बुक्स को ही अपना कंसेप्चुअल बुक मान के चल रहे हैं, तो वैसा नहीं हो पाएगा। आप खुद समझिए कि एक सब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसको 4 या 5 पन्नों में समराइज नहीं किया जा सकता है। अगर वो समराइज किया है तो वो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं वो फोकस किया है। तो आपको दोनों ही चीजें पढ़नी है। देन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप पढ़ो दोनों में से MCQ आपको जरूर करने, चाहे आप MCQ की बुक से करें चाहे मॉक टेस्ट से करें, किसी से भी करिए, बट ये जरूर करिएगा कई बार, क्योंकि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन अगर आपको पहले हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। सबसे इन तीनों में फिर इंपॉर्टेंट क्या आता है, अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये मैं तो सबसे अच्छा इसी को मानता हूं कि अपने हैंड रिटन नोट्स। अगर आज के टाइम पे आप अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो वो आप गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर भले ही आपको कितना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने ये बुक पढ़ ली है, मैं जब रिवाइज करना होगा मैं सीधे खोलूंगा, ऐसा नहीं हो पाता। हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए।
अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना, अगर आप सोर्सेस चेंज भी करते हैं, मान लीजिए कि अभी आपने इस एक बुक से पढ़ा, आपने कुछ नोट्स बनाए, अब दूसरी बुक में आपने वही टॉपिक पढ़ा, तो आप देख सकते हो कि हाँ ये चीजें यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे लिखी थी। मान लीजिए कि इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया कि यार उसमें तो ये लिखा था, इसमें ये लिखा था, फिर आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट क्या है, कोई अच्छी चीज फिर आप रेफर कर सकते हो, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। पता चला कि आपने किसी में कुछ और रेफरेंस से पढ़ा था और आप उसको ही मान के चल रहे थे, क्वेश्चन कुछ दूसरा आया। तो ऐसे पढ़ने से आपको काफी फायदा होता है। वो तभी होगा जब आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाएंगे और उनको ही रिवाइज करेंगे। और रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट से बेस्ट कुछ नहीं होता। मैं अगर लास्ट दिन समरी बना के भी दे दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो मेरे लिए तो अच्छी होगी पर आपके लिए अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में अगर आपने कुछ भी लिखा है ना, मान लीजिए आपने एक पैरा पढ़ा, सॉइल पोरोसिटी पे आपने कुछ भी पढ़ा, अगर आपने उसको वन लाइन में भी लिख दिया ना कुछ भी, तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बना हुआ है उसके पीछे पढ़ते टाइम, तो आपको पूरा कंटेक्स्ट याद आएगा। अब मैंने कुछ भी लिखा है वन लाइनर, तो आपको उतना ही समझ आएगा ना, उसके आगे पीछे क्या समझ आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। तो हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास है तो आप वो जरूर पढ़िए। और अगर आपने जो अपने कॉलेज टाइम में नोट्स बनाए थे उनको जरूर रिवाइज कीजिए, वो सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। देन अगेन, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल में भी बताया था, जब हमने सोर्स की बात की थी तब भी यही था, अभी भी यही है। की इज द रिवीजन, और रिवीजन किससे? हैंड रिटन नोट से। आप अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने की हैबिट बहुत अच्छी होती है, आप बनाइए और उसी से रिवाइज कीजिए, वो आपको जरूर हेल्प करेगा। देन नाउ व्हाट टू स्टडी अंडर एग्रीकल्चर, ये का हर किसी का क्वेश्चन रहता है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या पढ़े? तो एग्रीकल्चर में दो पार्ट है, एग्रीकल्चर कंसेप्ट्स एंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। तो कंसेप्ट्स में जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एग्रोनॉमी, देन आती है सॉइल साइंस। इससे आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमी में भी आज के टाइम पे आप देखोगे ना, क्वेश्चन वो नहीं पूछे जाते जैसे पहले पूछे जाते थे कि पैडी में क्या क्रॉप प्रोडक्शन की चीजें हैं, देन पैडी में देन शुगर केन या वीट बार्ले, ये सारी चीजें बहुत कम हो गया है। अभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल थोड़े ज्यादा आते हैं कि जैसे इरिगेशन शेड्यूलिंग या इस सारी चीजों पे होगा, या क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड होगा, या किसी एरिया पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्रोनॉमी के जो कंसेप्ट्स हैं, है ना, एग्रोनॉमी की क्रॉप प्रोडक्शन से जो पहले हम कंसेप्ट्स पढ़ते हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे निपिंग है, टॉपिंग है, टिपिंग है ना, है तीनों एक चीज। डिफरेंस क्या है, किस क्रॉप में हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं, केवल इतना सा डिफरेंस है ना। हमने एक यूट्यूब पे क्वेश्चन पोस्ट किया था तो उसमें काफी बच्चों को डाउट हुआ था। तो बेसिकली यही है कि तीनों का मकसद एक ही है, प्रोसेस एक ही है, बट वो हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। वो आप ऐसे समझ सकते हो कि एकम सत्य बहुधा विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही है, विद्वान लोग अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सिमिलरली वो सारी चीजें टिपिंग, निपिंग या फिर टॉपिंग आपका होगे तो सब में रिमूवल ऑफ एपिकल ब्रांचेस ही होता है, सो दैट कि ऑक्सीजन रिमूव हो सके और हमारा क्या हो, साइड में लिटरल ब्रांचेस हो, जितने ज्यादा लिटरल ब्रांचेस उतनी ज्यादा फ्लावरिंग उसमें होगी। तो इस टाइप के कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। देन सॉइल साइंस में, सॉइल साइंस में आप देखोगे तो पहले से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे, पहले से पार्टिकल वगैरह में ही क्वेश्चंस आते थे। आज के टाइम पे आप देखते हो कि जो हमारा प्राइमरी मिनरल है, सेकेंडरी मिनरल है, ओर्स है, ये सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो वो वाली प्रिपरेशन भी आपकी होनी चाहिए। और उसके साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या है, क्या एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया है न्यूट्रिशन के, कितने मैक्रो हैं, कितने माइक्रो हैं, क्यों मैक्रो माइक्रो है, उनकी डेफिशिएंसी कैसे है, मोबिलिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हॉर्टिकल्चर में एटलीस्ट बेसिक तो आपको पता हो कि ओलेरिकल्चर का बेसिक है, क्लासिफिकेशन क्या है ओलेरिकल्चर में, है ना, कोल क्रॉप्स किस में आती हैं, कोल क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है बाकी अदर वेजिटेबल क्रॉप से, स्पाइसेस में क्या डिफरेंस है, कंडीमेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली फ्लोरिकल्चर एंड ये सारी चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी में आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, आईपीएम आईपीडीएम जरूर पढ़िए। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड, और ये अलाइड पार्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई पार्ट बहुत ज्यादा टफ है इसमें से, जिसको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए केवल उस पर्टिकुलर पार्ट का वीडियो ला सकते हैं। तो आप हमें जरूर बताएं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत होती है, मान लीजिए आपको जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में दिक्कत होती है, आपको नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल सेशन लेकर आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी कहा था, हमने कोशिश की है कि हम वो सारे सेशंस लेकर आए। करंट अफेयर्स में तो मैं ये कहूंगा कि जो 20 डेज बिफोर एग्जाम ही पढ़े, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना
CRI स्टेज या फिर ट्रांसप्लांटिंग के लिए 20 डेज आफ्टर सोइंग, तो वैसे ही तो 20 डेज बिफोर एग्जामिनेशन आपने ये वाला चीज पढ़ना है। पहले क्यों नहीं पढ़ना है? पहले आप कंसेप्ट पढ़ सकते हो, एग्रीकल्चर स्कीम्स कौन सी आप ये देख सकते हो, बट उसका जो डेटा है, उसका जो टारगेट ईयर है, ये सारी चीजें ना देखो कि वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो वन नेशन वन रेशन कार्ड की स्कीम थी, उसमें पहले 32 स्टेट्स थे, अभी लास्ट टाइम 2 और ऐड हो गए, तो वो अगस्त में हुआ। अगर आप पहले ही पढ़ के खुश हो जाएंगे तो फिर अगेन उसमें चेंज होगा, आपको पता नहीं रहेगा, है ना। और आपने देखा नाबार्ड में जो क्वेश्चन थे वो रिसेंट ही पूछे गए थे। तो ये सारा चीज आप पहले से थोड़ा सा जो डेटा वाला पार्ट है उसको ना पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। इंपॉर्टेंट परसेंटेज ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश को हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमने पहले किया है अपने IBPS टारगेट IBPS AFO 2021 में, तो वो आपने देखा होगा। टाइम एलोकेशन के लिए अगेन इट डिपेंड्स, आप कितना कितना दे सकते हैं, और वो किस पे डिपेंड करेगा? स्वॉट एनालिसिस पे, आपकी स्ट्रेंथ पे, आपकी वीकनेस पे। अपनी वीकनेस को पहचानो और उस पे वर्क करना शुरू करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थिंग्स टू रिमेंबर, क्या आपको ध्यान रखना हमेशा कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू इंडिविजुअल या 2 पर्सन, कभी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जब आप सभी को पता है, आपने बेसिक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा है, आपको जब पता है कि नो टू प्रोजेनी ऑफ अ सेम पेरेंट कैन बी आइडेंटिकल, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी डिफरेंस होते हैं, है ना, जेनेटिक लेवल पे वहां पे भी डिफरेंसेस होते हैं। तो कोई दो इंडिविजुअल कैसे सेम हो सकते हैं? तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि यार इसका नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा, या इसका हो गया तो तेरा तो होना ही होना है? नहीं, ये कोई बात नहीं होती है और ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपका होगा अगर आप मेहनत करोगे, दूसरा भी मेहनत करेगा, उसका भी होगा, तो सबका होगा, बट आपके लिए क्या है कि आपको मेहनत करनी है। ये चीज ना करें कि नोटिफिकेशन का वेट ना करें, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद फिर आप वेट कर रहे हैं कब डेट आएगी, डेट आने के बाद फिर हम एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें ना करें, इससे कोई फायदा नहीं होता है। पिछले एक्सपीरियंसेस से डिमोटिवेट ना हो, है ना। एक्सपीरियंसेस, एक आप भी ये बात समझते हैं कि सारे बच्चों जितने एग्जाम देते हैं, हर कोई चाहता है कि उनका सिलेक्शन हो, और सबको पता है कि सीट्स पहले ही लिमिटेड होती हैं, है ना। तो सबका होगा ये आपको भी पता है कि वो नहीं पॉसिबल है, सबका नहीं होगा ये भी पॉसिबल नहीं है ना। जो मेहनत करेगा उसका होगा। आपका सिलेक्शन किसी दूसरे की परफॉर्मेंस पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, आप जो मेहनत करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो ना तो कंपैरिजन ना तो डिमोटिवेशन, दोनों ही चीज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है ना, सक्सेस स्टोरी में हमेशा देखो आप, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको बिना मेहनत करे मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और जरूरी नहीं है कि पहली बार में, कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि पहली बार में हो जाता है कोई एग्जाम। मैं आपको अपना बताऊं, मेरा पहली बार में IBPS AF हो गया, बट ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार में मेरे सारे एग्जाम्स निकल गए थे, ऐसा नहीं होता। कोई एग्जाम निकल सकता है, कोई नहीं निकल सकता। आप मेहनत करेंगे तो ये श्योर है कि आपके उसके बाद सारे एग्जाम्स निकलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक बार में ही एग्जाम क्लियर हो जाए नहीं पॉसिबल है, बहुत सारी चीजों में नहीं होता है। खुद को मोटिवेट रखें, हमेशा दूसरों का सहारा नहीं लेना है। अरुण कात्यायन बुक आप पढ़ते ही हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा है ना, अपो दीपो भवत, तो मतलब टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ। खुद को प्रकाशित करने के लिए अपना ही प्रकाश लीजिए, दूसरे के प्रकाश से उम्मीद मत कीजिए कि आपको भी रोशन करेगा। तो खुद को मोटिवेट करें, बहुत ज्यादा दूसरे के पे डिपेंड रहेंगे, दूसरे के एप्रिसिएशन या फिर दूसरे से आप उम्मीद करेंगे तो फिर उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को एनालाइज करें रेगुलरली। ये नहीं कि अपनी आंखों पे पट्टी बात के आगे बढ़ रहे हैं, वैसा नहीं करना है। रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो पता रहना चाहिए कि आपको कितना आ गया है और कितना आना अभी बाकी है, उसका ट्रू आपको एनालिसिस करनी है। मॉक टेस्ट देते रहें, मॉक टेस्ट की बुक खरीद रखी है, आप उसको यूज करें। जो भी आपने करा है, कोई भी रिसोर्स आप पढ़ रहे आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। फ्री मॉक टेस्ट आपको चाहिए तो आपको IXMB की साइट पे मिल जाएंगे। हम लोगों ने IBPS AFO एंड ऑल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री दिए हुए हैं। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आप लोग खुद भी महसूस करते हैं, आपने कई जगह सुना है, एक क्या होता है ना, लाइफ में कुछ भी हो एक ओपन स्पेस होना चाहिए अपने लिए। आप खुद देखिए, 24 घंटे आपके पास है दिन में, उसमें आपके पास अपने लिए टाइम कहाँ पे है, ये आपको सबसे पहले देखना होगा। नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको देखिए। अगर आप सुबह कॉलेज जा रहे हैं, आपका हेक्टिक शेड्यूल है, फिर फील्ड में जाना है, अगर आप MSc में तो डेफिनेटली रिसर्च एंड ऑल वर्क, थीसिस वर्क, ये सारी चीजें, फिर आपको जो भी खाली टाइम मिला, आप कहते हैं कि मेरे को खाली टाइम मिला, खाली कहाँ है वो, उसमें तो आप
व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब या फिर इन सारी चीजों में लगे और उसमें किसके वश में है, जो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं या जिसको देख रहे हैं या जो भी जिससे भी बात कर रहे हैं ना, आपको अपना कहीं पे भी टाइम नहीं है। अब अगर आप 1 घंटे मोबाइल छोड़ दीजिए और आप फ्री माइंड होके, फ्री माइंड मतलब आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, आप खुद से ही सोचिए, कुछ भी सोचेंगे तो वो आपका अपना टाइम हो सकता है। उसमें हो सकता है कि आप खुद को एनालाइज करेंगे, आप हो सकता है कोई प्लानिंग करेंगे, तो वो ओपन स्पेस अपनी लाइफ में जरूर होना चाहिए, है ना। अभी मैं एक देख रहा था MBA चाय वाला, आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट मैं उनकी बायोग्राफी देख रहा था, सुन रहा था यूट्यूब में, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो ऐसा हम जब कई सारी बुक्स पढ़ते, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते, तो हमको पढ़ने से पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई लॉटरी लगी किसी की, कभी नहीं होता ऐसा, है ना। सबके स्ट्रगल होते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पढ़ाई में ही स्ट्रगल हो, किसी के फील्ड में स्ट्रगल होता है, किसी का कहीं स्ट्रगल होता है। तो वो स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होगा, जब आप अपने लिए एक ओपन स्पेस रखेंगे, जब आप खुद को अलाउ करेंगे, जब आप खुद की अपनी बात सुनेंगे, तब वो चीज निकल के आती है जो हम कहते हैं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो काम किया है आपने, रिस्क लिया है, ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप अपने को सुनते हैं, अपने आप को समझते हैं। तो देयर शुड बी एन ओपन स्पेस इन योर लाइफ। इस पे आप थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, आप अभी से तैयारी करना शुरू करें। एंड अगर आप अपनी तैयारी IXMB के साथ करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप अभी ये जो हमारा ऑफर है बिग बी डेज, इसमें वी आर प्रोवाइडिंग द 42% फ्लैट डिस्काउंट इन आर ऑल कोर्सेज। तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, स्पेशली अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो IBPS, AFO है, FCI है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो आप इस पे अभी आपको 42% ऑफ मिल जाएगा। स्टार्टिंग में हमने जो इस मंथ के स्टार्टिंग, सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में हमने अपने 50 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ वाला जो डिस्काउंट था वो चलाया था, एंड वो हमारा बैच स्टार्ट हो गया, उसमें बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो पुरानी क्लासेस होती हैं, जो लाइव क्लासेस होती हैं, वो उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको वहां पे मिल जाती है, तो आप अभी भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लेट ना करें, जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन का वेट करने के बाद में ज्वाइन करूंगा, तो ऐसा भी ना करें, अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। IBPS SO AFO का प्रीलिम्स, अगर आपको लगता है कि मैं मेंस कर लूंगा खुद से, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए किसी की हेल्प चाहिए और आप एग्जाम भी से लेना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको मेंस का चाहिए, बेसिकली अलाइड साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं, जो एग्री इंजीनियरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, इसमें ग्रेजुएशन किया होता है, उनको थोड़ा सा एग्रीकल्चर में इश्यूज लगते हैं, तो आप मेंस का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस का सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कोई सा भी ले सकते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपने मेहनत करनी है, आपने अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन, डेट्स वगैरह का वेट नहीं करना है, बस तैयारी करते रहिए। कोई भी आपका डाउट है, इश्यूज है, तो हमें लिख के जरूर भेजें, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर करने का। किसी भी स्टूडेंट के साथ, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ कोई भी इश्यू है, अगर आपको लगता है कि सर हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वीक हैं, इतना नहीं पे कर सकते, ये कर सकते, तो आप हमें जरूर बताएं, हमसे जो हो सकेगी आपकी हेल्प हम जरूर करेंगे। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी BSc एग्रीकल्चर किया, MSc एग्रीकल्चर किया है, हमने अपने साथ में देखा है, तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे, आप हमें जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे अहेड।